इकरा कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। पिछले वाली जो हमने क्लास पढ़ी थी उस पे हमने आयनों की बात की थी। अब हम लोग इन आयनों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक पढ़ते हैं आज हम लोग। एक तो जो आयन हमने बनाए थे उनका नाम पढ़ेंगे, आयनों का नाम एक तो ये पढ़ेंगे, एक इसके बाद में पढ़ेंगे संयोजकता। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो पीछे जो हमने क्लास पढ़ी थी, इससे पीछे वाली क्लास, उसमें केवल हमने आयनों की बात की थी। जिसके ऊपर कोई आवेश होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आयन कहते हैं। और आयन हमने बनाए थे, वहां पर दो प्रकार के आयन होते हैं। एक तो धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। ये दोनों हमने बना लिए थे। अब इनका नाम पढ़ते हैं कि इनका नाम किस प्रकार से होता है। धनायन कब बनते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तब तो धनायन। इसी प्रकार से ऋणायन कब बनते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ऋणायन बनता है। ये दो चीजें बहुत काम की है। धनायन तो कब है? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ऋणायन कब? जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये चीजें हमने, ये क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे पीछे वाली क्लास में है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर एक बार देखें। ये चीजें उसके बाद आती है, समझ में आ जाएगी। ये उसी से ही जुड़ी हुई है। तो देखो कैसे, पहले धनायन के लिए देखते हैं हम लोग। देखो एक खास बात है, किसी के ऊपर जिसके ऊपर प्लस आवेश होता है वो धनायन होता है। कोई भी परमाणु जिसके ऊपर हमने प्लस लगा दिया वो धनायन हो जाएगा। अब देखो धनायन की एक खास बात है, जिस पे भी धनायन आता ना उस परमाणु के नाम के अंत में हमेशा ईएम शब्द मिलता है। ईएम मतलब किसी भी परमाणु के नाम के अंत में यदि ईएम शब्द है, इसका मतलब वो धन आयन ही बनाएगा, दूसरा आयन नहीं बनाएगा। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा लिथियम। लिथियम, इस देखो लिथियम के अंत में, देखो यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो इसके नाम के अंत में ईएम शब्द आ रहा है। ईएम, जिसके नाम के अंत में ईएम शब्द है, ईएम शब्द है, इसका मतलब वो परमाणु जो है वो धनायन ही बनाएगा। धनायन के अलावा दूसरा आयन नहीं बनाएगा। वो जिसके नाम के अंत में ईएम है वो हमेशा कौन सा आयन बनाता है? धनायन बनाता है। इसी प्रकार से मैंने लिखा बेरिलियम। बेरिलियम, इसके नाम के अंत में देखो यहां पर ईएम है। जिसके नाम के अंत में ईएम होता है वो हमेशा धनायन बनाता है। इनको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ भी लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो पोटेशियम। पोटेशियम, इसके नाम के अंत में देखो यहां पर ईएम शब्द आ रहा है। इसका मतलब ये जो परमाणु है वो भी धन आयन ही बनाएगा, दूसरा आयन नहीं बनाएगा। जैसे इसको देख सकते हैं हम लोग उदाहरण के लिए, लिथियम। लिथियम को हम लोग Li से लिखते हैं, Li से। अब Li लिथियम है, ये 3 नंबर पे आता है। जब ये 3 नंबर पे आएगा इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन 3, प्रोटॉन 3 तो इलेक्ट्रॉन भी 3। अब इन इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग भरेंगे तो अब हमें परमाणु संरचना बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष में कितने भरे जाएंगे? 2, तो हमने 2 भर दिए। फिर यहाँ पर मैंने कोमा लगा दिया, इसका मतलब आगे जो आएगा वो दूसरा कोष आ जाएगा। दूसरा कोष, देखो पहले कोष में कितने भर दिए? 2, बच गए कितने? 1, तो वो यहाँ पर दूसरे कोष में आ जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका बाह्य कोष ये हो गया, ये हो गया इसका बाह्य कोष। ये पहला कोष और ये इसका दूसरा कोष। तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या करेगा? ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग देगा इस प्रकार से। ये लो, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग रहा है। और कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर हमेशा प्लस आवेश आता है। इसका मतलब देखो इस Li के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस। तो मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर हमेशा कौन सा आवेश आएगा?
प्लस आवेश। पढ़ ये रहे, देखो इसके लास्ट में अंत में कौन सा नाम है, ईएम। तो देखो ईएम है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस है। जिसके भी नाम के अंत में ईएम है, ईएम शब्द है, वो हमेशा धन आयन ही बनाएगा। वो धन आयन 1 बना सकता है, वो धन आयन 2 बना सकता है, वो धन आयन 3 बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा धन आयन ही। जैसे इसमें से मान लो हम लोग पोटेशियम को ले लें, पोटेशियम, तो यहाँ पर देखो पोटेशियम को के से लिखा जाता है, के से, और के आता है 19 नंबर पर, मतलब इसके पास प्रोटॉन 19, अगर प्रोटॉन 19 तो इलेक्ट्रॉन भी 19। अब इन इलेक्ट्रॉनों को जब भरेंगे तो संरचना बन जाएगी और उससे अपने को पता चल जाएगा कि ये स्थायी है या अस्थायी। तो इन इलेक्ट्रॉनों को अब संरचना बनाने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ भरे ना इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम लोग भर सकते हैं। तो देखो कैसे भरेंगे, पहली क्लास में कितने भर दिए, 2, लगा देंगे कोमा, इसका मतलब यहाँ पर दूसरी क्लास आ गई। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 19 में से कितने भर दिए, 2, अभी भी 17 बचेंगे। तो यहाँ पर दूसरा कोष आ गया, और दूसरे कोष में अधिकतम 8 ही आते हैं, जबकि इसके पास 17 है, तो 17 में से कितने भर देंगे, 8। अभी भी कितने बचे हुए, 9 बचे हुए हैं। तो 9 को भरने के लिए अब यहाँ पर कोमा लगाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर अगला कोष आ गया, तो वो तीसरा आ गया। तो 9 में से तीसरे कोष में कितने आ जाएंगे, 8। अभी भी 1 बचा हो, तो कोमा लगा के हम लोग क्या करेंगे, चौथा कोष आ गया, यहाँ पर भर देंगे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी संरचना बन गई। अब देखो इसका मतलब इसका बाह्य कोष यही हो गया, ये है इसका बाह्य कोष, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और ये चौथा कोष। चौथे में अधिकतम 8 होनी चाहिए, लेकिन है इसके पास 1 ही, इसका मतलब ये अस्थायी है। तो स्थायी होने के लिए क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग देगा। तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को बाहर त्यागेगा, इसके ऊपर भी कौन सा आवेश आ जाएगा, के ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, देखो इसका नाम क्या है, के का नाम क्या है, पोटेशियम, इसके लास्ट में क्या है, ईएम। मतलब जिसके नाम के अंत में ईएम शब्द होता है वो हमेशा ही धन आयन बनाएगा, हमेशा ही धन आयन बनाएगा। ये ध्यान रखना आपको, चाहे कोई भी ईएम वाला नाम हो, जैसे और कोई भी ले लो, एल्यूमिनियम ले लो यहाँ पर, जैसे एल्यूमिनियम। अब देखो इसके नाम के अंत में भी ईएम आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या बनाएगा, धन आयन ही बनाएगा। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन 13, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 13। जब इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कोष में भरेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 13 में से कितने भर दिए, 2, अभी भी 11 बचे हैं। तो यहाँ पर दूसरा कोष आ गया, दूसरे में अधिकतम 8 ही आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कितने भरेंगे, 11 में से 8। अभी भी इसके पास 3 बचे हुए हैं, तो उनको भरने के लिए यहाँ पर कोमा लगाएंगे, मतलब यहाँ पर तीसरा कोष आ गया। तो तीसरे कोष में बचे हुए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितने बचे हुए हैं, 3 और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब इसका बाह्य कोष यही हो गया। अब इसका बाह्य कोष कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा है इसका बाह्य कोष, जिसमें कितने होने चाहिए, 8, लेकिन है कितने, 3। तो ये अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या करेगा, इन 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर त्याग देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर त्यागेगा इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस। और प्लस के भी कितने आएंगे, जितने त्याग रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, +3 लगा देंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिसके नाम के अंत में ईएम शब्द है उसके ऊपर हमेशा धनावेश आएगा। वो धनावेश 1 आ सकता है, वो धनावेश 2 आ सकता है, वो धनावेश 3 आ सकता है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो परमाणु कितने नंबर पर आता है। जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पता चल जाएगा कि उसके ऊपर हमेशा प्लस आवेश आएगा। तो ये पहला हो गया कि कोई भी परमाणु जिसके नाम के अंत में ईएम शब्द होता है, जिसके नाम के अंत में ईएम शब्द होता है, वो हमेशा धनायन बनाएगा, वो हमेशा यही आयन बनाएगा, धनायन। इसी प्रकार से खास बात और देखो, ये है जो मैं बता रहा हूं खास बात। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस आवेश आता है, माइनस आवेश, मतलब ये बन गया ऋणायन। कब, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋणायन में बदलता है, और जैसे ही वो माइनस आवेश आ जाता है हम लोग क्या करेंगे, उस परमाणु का जो मूल नाम है उसके नाम के साथ आइड शब्द लगाकर नया नाम बनाएंगे, उसका आइड शब्द लगाकर नया नाम बनाएंगे, तो वो उस ऋणायन का नाम हो जाएगा। जैसे देखो आप लोग, मैं यहां लिखता हूं F को हम लोग फ्लोरीन कहते हैं,
F को क्या कहा जाता है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। ध्यान से देखो, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये परमाणु है। इसका मतलब इसका वही नाम है जो हमने पढ़ा है। क्या नाम है? फ्लोरीन। अब जब हम लोग यहाँ देखेंगे, इसके पास प्रोटॉन 9 है, प्रोटॉन 9 तो इलेक्ट्रॉन भी 9। इन इलेक्ट्रॉनों को जब हम लोग कोष में भरेंगे तो पहले कोष में 9 में से भर दिए 2, बच गए 7, तो वो दूसरे कोष में आ जाएंगे। तो ये इसका दूसरा कोष हो गया जो बाह्य कोष है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या करेगा? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, इस F के ऊपर आवेश आ जाएगा। हमने पढ़ा कि कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर हमेशा माइनस आवेश आता है। तो देखो ये आयन बन गया, और ये कौन सा आयन बन गया? ऋण आयन बन गया। इसका नाम तो फ्लोरीन है, लेकिन अब इसका नाम फ्लोरीन नहीं होगा। ऊपर हमने पढ़ा है कि जो ऋण आयन बनता है जिस पे माइनस आवेश आता है, उसके मूल नाम के साथ हमें ये शब्द जोड़ना है। कौन सा? आइड। और आइड जोड़ के उसका दूसरा नाम अपने को बनाना है, नया नाम। तो इसका मूल नाम तो क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ जब आइड जोड़ेंगे तो फ्लोरीन से बनेगा फ्लोराइड। फ्लोराइड। ये तो फ्लोरीन है, लेकिन जब माइनस आ जाएगा तो इसका मूल नाम जो फ्लोरीन है उसके साथ हमें क्या जोड़ना है? आइड। और उसका दूसरा नाम अपने को बनाना है। तो आइड जोड़ते हैं फ्लोरीन के साथ, जब आइड जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फ्लोराइड। तो जितने भी ऋण आयन है, जब हम लोग उसका नाम बनाएंगे दूसरा, तो उसके मूल नाम के साथ अपने को ये नाम जोड़ना है, और नाम जोड़ के हमें उस आयन का दूसरा नाम बनाना है। तो जैसे फ्लोरीन से क्या बन गया? फ्लोराइड। ऐसे ही देखो, मान लो हमारे पास O है, O को ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो ये 8 नंबर पे आता है, मतलब इसके पास प्रोटॉन 8 है। प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को जब भरेंगे तो देखो पहले कोष में 2, 8 में से कितने भर दिए? 2। अभी भी 6 बचे हुए, तो वो यहाँ पर दूसरे कोष में आ जाएंगे। ये लो, और ये हो गया इसका बाह्य कोष। तो देखने से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा? अपने आप को स्थायी करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा बाहर से। और कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस आवेश आता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस। और माइनस के भी कितने आ जाएंगे? जितने इसने ग्रहण किए हैं, तो इसने 2 ग्रहण किए हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस। तो ये देखिए आप लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ये तो परमाणु है तो इसका तो वही नाम है, लेकिन जब इसने अपने आप को स्थायी किया तो ये माइनस आयन में बदल गया। और जो माइनस आयन होता है, यहाँ पर लिखा माइनस आयन के साथ हम लोग क्या करेंगे? उसके मूल नाम के साथ आइड शब्द जोड़ेंगे और उसका नया नाम बनाएंगे। तो ये जो है O-2 माइनस आने का मतलब इसका मूल नाम तो पहले यही था, ये इसी से बना है। तो इस मूल नाम के साथ अपने को क्या जोड़ना है? आइड। और आइड जोड़कर इसका नया नाम बनाना है। जैसे फ्लोरीन से क्या बन गया? फ्लोराइड। वैसे ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? माइनस जो भी आए ना उसका नया नाम बनाएंगे। देखो प्लस होता है, उसका नाम तो वही होता है जो हमने पढ़ा है, उसके नाम के अंत में EM पहले से ही होता है, हमें एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो माइनस आयन है उसके साथ हमें आइड जोड़ना है और उसका फिर नया नाम बनाना है। ऐसे और मान लो हमारे पास N है, देखो N को नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन 7 नंबर पे है ये, मतलब इसके पास प्रोटॉन 7, प्रोटॉन 7 तो इलेक्ट्रॉन भी 7। अब भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को, तो पहली क्लास में देखो 2 भर दिए, और दूसरी क्लास में कितने बच गए? 7 में से 2 भर दिए तो 5, यहाँ पर आ जाएंगे 5। तो ये इसका बाह्य कोष हो गया। अब देखो जब बाह्य कोष को हम लोग देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है ये क्या करेगा अपने आप को स्थायी करने के लिए। ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ये स्थायी हो जाएगा। और हमने पहले पढ़ लिया, इससे पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस आवेश आता है। अब माइनस कितने आएंगे? जितने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएंगे? माइनस के 3। अब देखो ध्यान से, ये तो परमाणु, इसका तो वही नाम है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन जब ये आयन में बदल गया तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा?
माइनस। और हमने ये पढ़ा है कि जिस पे माइनस आवेश होता है उसके मूल नाम के साथ हमें आइड लगाकर उसका नया नाम बनाना है, उस ऋण आयन का नया नाम बनाना है। तो पहले नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे, आइड। जैसे फ्लोरीन से क्या बन गया, फ्लोराइड। ऑक्सीजन से क्या बन गया, ऑक्साइड। वैसे नाइट्रोजन से क्या बन जाएगा, नाइट्राइड। नाइट्राइड ये नाम बन जाएगा। तो जो ऋणावेश बनते हैं उनका हमें नया नाम बनाना पड़ता है, ये नाम जोड़कर। कौन सा, आइड जोड़कर। जबकि जो धनावेश होते हैं उनका वही नाम होता है जो उसके तत्व में होता है, जो उसके परमाणु में होता है, हमने पढ़ा है ये। ऐसे चाहिए और कोई भी हो जिस पे ऋणावेश आ जाए उसके मूल नाम के साथ हमें आइड लगाकर उसका नया नाम बनाना है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है Cl, Cl को क्लोरीन कहते हैं, क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन 17 नंबर पे है, मतलब इसके पास प्रोटॉन 17, प्रोटॉन 17 तो इलेक्ट्रॉन भी 17 है इसके पास। जब हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों को कोष में भरेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। देखो इसके पास 17 है, तो 17 में से पहले कोष में आ गए 2, बच गए 15। तो 15 में से दूसरे कोष में कितने आएंगे, 8, बच गए 7। तो वो कितने, कौन से में आ जाएंगे, तीसरे कोष में आ जाएंगे। तो इसका बाह्य कोष कौन सा हो गया, यही हुआ जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या करेगा, ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और हमने पढ़ा कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस। इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। और कितने माइनस आएंगे, जितने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण किया, इसलिए इसके ऊपर 1 माइनस आवेश आ गया। अब ये खास बात है, देखो इसका नाम तो क्लोरीन है, लेकिन इसका नाम क्लोरीन नहीं है अब, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, माइनस। और माइनस आते ही हमें ये शब्द जोड़कर उसका नया नाम बनाना है। तो जैसे फ्लोरीन से फ्लोराइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, तो फिर क्लोरीन से क्या बन जाएगा, क्लोराइड। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसके नाम के साथ हम लोग आइड लगाकर उसका नया नाम बना देंगे। ऐसे देखो एक और बता देता हूँ, एस है, एस को सल्फर कहते हैं, एस को सल्फर कहते हैं। और सल्फर 16 नंबर पर आता है, मतलब जब ये 16 नंबर पे आ रहा है मतलब इसके पास प्रोटॉन 16 है, और प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 है। तो अब भरते ही इलेक्ट्रॉनों को, जब ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसके पहले कोष में देखो ये इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, पहले कोष में 2, बच गए 14, 14 में से दूसरे कोष में कितने आ जाएंगे, 8। अब यहाँ पर कोमा लगा देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर तीसरा कोष आ जाएगा। 10 तो भर दिए, अभी भी 6 बचे हो तो वो तीसरे कोष में आ जाएंगे। तो ये बाह्य कोष इसका यही हो गया जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि ये अस्थायी है। ये स्थायी होने के लिए क्या करेगा, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो हमने पहले पढ़ा हुआ है पीछे वाली क्लास में कि कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर हमेशा माइनस आवेश आता है। तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। अब कितने माइनस आएंगे, जितने इसने ग्रहण किए हैं इतने, कितने ग्रहण कर लिए, 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो ये बन गया आयन S-2। अब देखो इस माइनस आयन का अपने को नाम लिखना है। तो माइनस का नाम लिखने के लिए कोई भी ऋण आयन हो या माइनस आयन, उसका नाम लिखने के लिए उसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे, आइड शब्द लगाएंगे। जैसे ये मूल नाम इसका सल्फर था तो सल्फर के साथ आइड लगाएंगे तो ये सल्फाइड बन जाएगा। सल्फराइड नहीं लिखेंगे, सल्फाइड लिखेंगे, सल्फाइड। तो इस प्रकार से इसका नया नाम बन जाएगा। तो ऋण आयन जब बनता है तो उसका नया नाम बनाया जाता है, जबकि धनायन का वही नाम है जो उसका तत्व का, उसके परमाणु का नाम होता है। ये केवल इसकी पहचान है कि जहाँ ईएम है इसका मतलब वो धनायन ही बनाएगा, लेकिन धनायन के लिए अलग से कोई नाम अपने को नहीं लिखना। धनायन का वही नाम है जो उसमें परमाणु का नाम है। लेकिन जब ऋणायन का नाम लिखेंगे तो उसका अपने को नया नाम लिखना है। जब भी ऋणायन बनेगा तो उसके मूल नाम के साथ आइड लगाकर हम लोग उसका नया नाम बनाएंगे। जैसे अपने पास फ्लोरीन था तो जब ये माइनस बनाएगा तो इसके साथ आइड जोड़ेंगे तो ये फ्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाएगा। नाइट्रोजन से
नाइट्राइड बन जाएगा, क्लोरीन से क्लोराइड बन जाएगा, सल्फर से सल्फाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से जिसके ऊपर माइनस आवेश आता है उसका नाम हम लोग यहां से बना लेते हैं। कौन सा शब्द लगाकर? आइड शब्द लगाकर। तो ये बिल्कुल आप ध्यान से देकर उतार लेना, इसको समझ लेना। माइनस के लिए हमें कौन सा शब्द लगाना है? आइड। जबकि प्लस के लिए कुछ नहीं होता, ये तो केवल इसकी पहचान है। जिसके साथ ईएम है वो हमेशा धनायन ही बनाएगा और उसका नाम वही होता है जो परमाणु का नाम है। तो ये हमने आयनों का जो नाम है वो हमने पढ़ लिया। प्लस के साथ तो ईएम हमेशा रहेगा, लेकिन जो माइनस आयन है ना उसके साथ हमें मूल नाम के साथ ये सब जोड़ेंगे आइड, और फिर उसका दूसरा नाम लिख देंगे तो वो उसका नाम बन जाएगा। जैसे फ्लोरीन से फ्लोराइड बन गया, ऐसे हम लोग और बना सकते हैं अगर अपने पास कोई और है तो। फास्फोरस से फास्फाइड बन जाएगा, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें बन जाएगी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? आयनों का नाम, कि किसी आयन का नाम कैसे लिखा जाता है। धनायन का तो वही नाम होता है जो परमाणु का नाम है, लेकिन ऋणायन का नाम जो परमाणु का नाम है वो नहीं होता, उससे अलग होता है। जो भी उसका मूल नाम है उसके साथ हमें ये आइड शब्द लगाकर ऋणायन का दूसरा नाम लिखना होता है। तो ये हमने आयनों का नाम पढ़ लिया। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपना संयोजकता। इसको पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो अपना संयोजकता है। ये बहुत आसान है, ये इसी से संबंधित है, जो हमने पहले पढ़ा है उसी से संबंधित ये टॉपिक है। देखो, इससे पहले हमने आयनों के प्रकार पढ़े हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन ये हमने पढ़ा हुआ है। आयन दो प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं? एक तो धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। अब धनायन को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे और ऋणायन को माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां से आयनों से इसकी संयोजकता की शुरुआत होती है। कोई भी जो आयन होता है, चाहे वो धनायन है चाहे वो ऋणायन है, उस आयन के आगे यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी। जैसे मान लो धनायन है तो वो धनायन केवल एक हो सकता है, वो धनायन दो हो सकते हैं, वो धनायन तीन हो सकते हैं। इस प्रकार से आयन के आगे कोई ना कोई संख्या होगी। जैसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये एक है। यहाँ पर कितनी होगी? दो। यहाँ पर कितने हो गए? तीन। ऐसे ही ऋणायन होते हैं। तो कोई भी ऋणायन होगा उसके साथ उसकी कोई ना कोई संख्या हो सकती है। हो सकता है वो ऋणायन एक है, हो सकता है वो उस ऋणायन के आगे दो लिखे हैं, या हो सकता है वो ऋणायन कितने हैं? तीन है। तो छोटी सी चीज़ है, केवल समझने के लिए और कुछ नहीं है। चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, इसके आगे जो संख्या है यहाँ पर, ये जो संख्या है, इस संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर कितनी संख्या है? एक। इसका मतलब संयोजकता कितनी है? एक। अब देखो इस आयन के आगे कितनी संख्या है? दो। इसका मतलब संयोजकता कितनी है? दो। इसके आगे कितनी संख्या है? तीन। इसका मतलब संयोजकता कितनी है? तीन। किसी भी आयन के आगे जो संख्या है, किसी भी आयन के आगे जो संख्या, उस संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से देखो, यहाँ पर इस आयन के आगे जो भी संख्या, वो संख्या क्या है? संयोजकता। जैसे इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब ये कितने हैं? एक है। इसका मतलब यहाँ संयोजकता कितनी हो गई? एक। इस आयन के आगे कितनी संख्या है? दो। इसका मतलब संयोजकता कितनी हो गई? दो। इस आयन के आगे कितनी संख्या? तीन। इसका मतलब संयोजकता कितनी हो जाएगी? तीन। तो संयोजकता किसको कहते हैं? हमारे पास जो भी आयन है, चाहे वो धनायन है चाहे वो ऋणायन है, उस आयन की संख्या को, आयन को नहीं, आयन की संख्या को, आयन की संख्या को, आयन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। आयन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, अपने को पता नहीं होता, ऐसे पूछ लिया, कोई क्वेश्चन आ गया कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो अपने को जब पता नहीं होता
तो अपने को ये जरूर याद रखना है कि मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, क्योंकि जब तक ये परमाणु अपने को नंबर से याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन अपना सॉल्व नहीं होगा। तो बिल्कुल इनको आप लोग सभी नंबर से याद करो। ये सारी चीज़ें केवल उस परमाणु से ही संबंधित है और उससे अलावा कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैग्नीशियम को हम लोग Mg से लिखते हैं, Mg से। देखो संयोजकता निकालने के लिए हमें उसको आयन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि संयोजकता आयन से संबंधित है। तो पहले वो जो भी चीज़ दे रखी है उसको आयन में बदलो कि वो धनायन बनेगा या ऋणायन बनेगा। उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि उसकी संयोजकता कितनी होगी। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे, मतलब प्रोटॉन 12, तो इलेक्ट्रॉन भी 12। बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, पहली क्लास में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। तो देखो ये इसका बाह्य कोश बन गया, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो स्थायी होने के लिए क्या करेगा? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, मतलब मैग्नीशियम ने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और हमने पढ़ा कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर प्लस आवेश आता है, तो प्लस लगा दिया। कितने त्याग रहा है? 2। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 2। तो देखो ये आयन बन गया, है ना। और अभी हमने पढ़ा तो कोई भी आयन होता है उसके आगे जो संख्या है ना, वो संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो देखो इसके आगे कितनी संख्या है? 2। इसका मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो संयोजकता है वो आयन से निकलेगी। आयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, धनायन होता है और ऋणायन होता है। धनायन होगा उसके आगे कोई ना कोई संख्या होगी, ऋणायन होगा उसके आगे, धनायन के आगे कोई ना कोई संख्या होगी, ऐसे ही ऋणायन के आगे कोई ना कोई संख्या होगी। तो ये जो आयनों के आगे संख्या है, आयनों के आगे संख्या, आयनों के आगे संख्या, चाहे वो ऋणायन हो चाहे वो धनायन हो, उनके आगे जो संख्या है ना, ये संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो हम लोग छोटी सी परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं? आयनों की संख्या को आयनों की संख्या को क्या कह देते हैं? संयोजकता कहते हैं। या फिर हम लोग आयन पर जो संयोजकता है उसको हम लोग क्या कह देंगे? आयन के ऊपर जो संख्या है उस संख्या को क्या कह देंगे? संयोजकता कह देंगे। संयोजकता को देखने के लिए अपने को आयन बनाने ही पड़ेंगे, आयन से ही पता चलेगा कि उसकी संयोजकता कितनी है। जैसे ऐसे लिख दे कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की तो हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो ऑक्सीजन का पता नहीं है तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है। तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, मतलब प्रोटॉन 8, प्रोटॉन 8 तो इलेक्ट्रॉन भी 8। जब इन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे हम लोग कोश में, तो पहले कोश में 2 और दूसरे में कितने आ गए? 6। तो ये लो, ये इसका बाह्य कोश हो गया। अब देखो बाह्य कोश में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो स्थायी होने के लिए क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिए तो हमें पता चल गया कि कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस आवेश आता है। अब माइनस भी कितने आएंगे? जितने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये लो, तो देखो हमने ऑक्सीजन को आयन में बदल दिया, और जैसे ये आयन में बदल जाएगा इसकी संयोजकता का अपने को पता चल जाएगा। तो देखो ये आवेश हो गया, आयन हो गया। इस आयन के आगे संख्या कितनी है? 2। इसका मतलब ये संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चाहे आयन धनायन हो चाहे आयन ऋणायन हो, उसके आगे जो भी संख्या है उस संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं? संयोजकता कह देते हैं। तो ये देखो 2 चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई। एक तो आयनों का नाम, धनायन का तो वैसे ही रहता है EM से ही, और जो ऋणायन होता है उसके साथ हम लोग आइड लगाकर नया नाम बनाते हैं। उसके बाद में हमने किसको पढ़ा? संयोजकता को। जो आयन हमने बना लिए, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, देखो उन आयनों के आगे कोई ना कोई संख्या होगी, चाहे वो 1 हो सकती है, चाहे वो 2 हो सकती है, चाहे वो 3 हो सकती है, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो। उनकी जो संख्या है ना, उस संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं? संयोजकता कह देते हैं। या फिर इसकी परिभाषा यह भी हो सकती है कि स्थायी होने के लिए कोई परमाणु जब अपने आप को स्थायी करेगा तो स्थायी होने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है
या ग्रहण करता है। वह इलेक्ट्रॉन की संख्या, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। कोई भी परमाणु जब अपने आप को स्थायी करेगा तो वो या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब बात आती है उसने कितने त्यागे हैं या उसने कितने ग्रहण किए हैं। वो जो संख्या है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। बात दोनों एक ही है, ये और ये बात एक ही है। जब वो ग्रहण करेगा तभी आयन बनेंगे, पहले नहीं बनेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ देखा मैग्नीशियम को, तो देखो मैग्नीशियम अपने आप को जब स्थायी कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। इसी प्रकार से ये अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। तो दोनों बात एक ही है, जितने ग्रहण करे गए उतना ही उस पर आवेश आ जाएगा। तो देखो ये और ये बराबर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, केवल परिभाषा अलग अलग हो गई, बाकी बात एक ही है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एल्यूमिनियम की संयोजकता बताइए, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की बता देते हैं। देखो एल्यूमिनियम को हम लोग Al से लिखते हैं। अब यहाँ से अपने को संयोजकता का पता नहीं चलता। संयोजकता का पता करने के लिए अपने को आयन में उसको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि संयोजकता आयन से ही निकलती है। तो कोई भी जो चीज़ अपने को दे रखी है, जो भी परमाणु दे रखा है, उसको पहले किस में बदलना है? आयन में। या तो वो धनायन में बदलेगा या फिर वो ऋणायन में बदलेगा, लेकिन वो आयन में बदलेगा जरूर। अब देखो ये 13 नंबर पे आता है, मतलब इसके पास प्रोटॉन 13। अगर इसके पास प्रोटॉन 13 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 13। अब जब हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो देखो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। ये देखो चीज़ें मैंने जल्दी से लिख दी, लेकिन इनको भरने के लिए इससे पहले हमने 2 क्लासें पढ़ी हुई है। जब वो देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इसको देखने से पता चल रहा है अपने को कि 5 ये ग्रहण नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा? फिर 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर त्याग देगा। तो ये हमने पढ़ लिया कि कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर हमेशा प्लस आएगा, और प्लस भी कितने, जितने वो त्याग रहा है, तो आगे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो ये लो, जब हमने इतना काम कर लिया तो अब अपने को पता चल गया कि यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी। जितनी इसकी आयन की संख्या बन गई वो संख्या क्या है? इसकी संयोजकता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उसके आगे जो संख्या आ जाएगी वो संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो ये अपने 2 टॉपिक और हो गए, आयनों का नाम कैसे लिखेंगे और संयोजकता कैसे लिखेंगे। थैंक यू।